हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे सेक्शन एटीसी एंड मॉर्टगेज एडवाइजेस के बारे में और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 25 अंडर आर संकल्प सीरीज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हम लोगों की इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गया है, तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन तीनों फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल पाएगी गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइस देखिए, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ सेक्शन एटीसी। अब ये सेक्शन एटीसी क्या है? सेक्शन एटीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू अलग अलग तरह की टैक्स सेविंग की ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं इंडिविजुअल्स को विद अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज 1.5 लाख पर ईयर गाइस। सो 1.5 लाख रुपीस की मैक्सिमम डिडक्शन जो इंडिविजुअल के द्वारा क्लेम की जा सकती है अंडर सेक्शन एटीसी गाइस। अब कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करता है तो वो 1.5 लाख तक के इस ओवरऑल लिमिट की डिडक्शन को क्लेम कर पाएगा। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स गाइस। सो अब इनमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो है वो 1.5 लाख रुपीस तक की जो मैक्सिमम डिडक्शन है उसको क्लेम किया जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। अब देखिए ईपीएफ क्या है? इट इज अ मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो जो भी सैलरीड इंप्लॉइज हैं उनके लिए एक मैंडेटरी रिटायरमेंट स्कीम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है ईपीएफ। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो जो डिडक्शन है वो क्लेम की जा सकती है अंडर सेक्शन एटीसी गाइस। अ पोर्शन दैट इज 12% ऑफ योर सैलरी इज डिडक्टेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू दिस फंड। अब जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है दैट इज एलिजिबल फॉर दिस एटीसी डिडक्शन, मतलब एम्प्लॉय के सैलरी से जो डिडक्शन की जाएगी फॉर दिस ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो डिडक्शन, वो कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लेम की जा सकती है एज अ डिडक्शन गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द पीपीएफ गाइस। पीपीएफ क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम जिसका 15 साल का टेन्योर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इट ऑफर्स अट्रैक्टिव टैक्स फ्री इंटरेस्ट एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट एटीसी इन्वेस्टमेंट। सो जो सेक्शन एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, उनमें वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी मानी जाती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द ईएलएसएस। ईएलएसएस क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम गाइस। सो इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट प्राइमरली इन इक्विटीज। इक्विटीज क्या है? जो कि हमारे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अलॉन्ग विद अ हाई रिटर्न गाइस। सो इट हैज अ शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड दैट इज 3 ईयर अमंग ऑल एटीसी ऑप्शंस। जो भी हमारे पास अंडर सेक्शन एटीसी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस है उनमें सबसे कम जो लॉक इन पीरियड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो मिलता है ईएलएसएस का, और वो कितना है? 3 ईयर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए बैंक एफडीज विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब ये जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स हैं ये क्या है? ये नॉर्मल जो हमारी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है, इनका लॉक इन पीरियड 5 साल होगा, उनको हम लोग क्या बोल देंगे? टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। तो इनके थ्रू जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है दैट इज टैक्सेबल इन नेचर, बट हाँ, इनके अंदर हम लोग जो है वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग जो है क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस एटीसी डिडक्शन गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है कि भाई अ पोस्ट ऑफिस सेविंग इंस्ट्रूमेंट विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो एक ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब जो इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न किया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा दैट इज कंपाउंडेड, और जो इंटरेस्ट अर्न
वन होगा दैट विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द एटीसी डिडक्शन गाइस। नेक्स्ट वन इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सो इट इज अ स्कीम विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द इंडिविजुअल जिनकी भी एज 60 ईयर से ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, ऑफरिंग रेगुलर इनकम एंड हाई इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है जिस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो उस इन्वेस्टमेंट को भी अंडर सेक्शन 80C जो है वो क्लेम किया जा सकता है एज अ डिडक्शन गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब देखिए सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इट इज अ स्पेशल स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए जो है स्पेशली ये स्कीम लाई गई है। पेरेंट्स एंड द गार्डियंस कैन ओपन एन अकाउंट फॉर अ गर्ल बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जिस भी गर्ल की एज 10 साल से कम है उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जो ओपन अप किया जा सकता है। इट ऑफर्स द हाईएस्ट टैक्स फ्री इंटरेस्ट अमंग ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है वो ऑफर किया जाता है इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इट इज अ पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी भी एज 60 साल या फिर इससे ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। एंड इट इज अवेलेबल थ्रू LIC, दैट इज LIC के थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को जो है वो अवेल किया जा सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम। अब ये क्या है, दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी दैट इंक्लूड्स स्कीम्स लाइक द 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट विच इज सिमिलर टू अ टैक्स सेविंग बैंक FD गाइज। तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस किया जिनके थ्रू डिडक्शन क्लेम की जा सकती है अंडर सेक्शन 80C गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं मॉर्टगेज एडवाइस के ऊपर। तो मॉर्टगेज एडवाइस को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भी मॉर्टगेज क्या होता है। तो देखिए मॉर्टगेज एक ऐसी टर्म है जो कि यूज की जाती है जब भी हम लोग किसी भी तरह के होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पे एज ए सिक्योरिटी उसी घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम लोग जो है वो एज ए सिक्योरिटी दे देते हैं जिस घर के लिए हम लोग जो है वो लोन ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मॉर्टगेज गाइज। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्टगेज एडवाइस के बारे में। सो देखिए इंडिया के अंदर वैसे तो कोई भी रेगुलेशन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है रिगार्डिंग दिस मॉर्टगेज एडवाइस प्रोफेशन। यहाँ पे कोई भी जो है वो किसी को भी मॉर्टगेज रिलेटेड एडवाइस दे सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे USA एंड UK, यहाँ पे ये रेगुलेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं दैट गवर्न्स द मॉर्टगेज एडवाइस सर्विसेज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड टू इंश्योर द एथिकल प्रैक्टिसेस। मतलब कंज्यूमर्स को भी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है मॉर्टगेज एडवाइस के थ्रू। कैसे कि भाई किस घर के मतलब किस पर्टिकुलर घर को आप लोग जो है बाय कर सकते हैं, किसको बाय नहीं करना चाहिए, और पर्टिकुलरली एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है इन रेगुलेशंस के थ्रू विच आर रिलेटेड टू द मॉर्टगेज एडवाइस गाइज। अब एक USA के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो मॉर्टगेज ब्रोकर्स हैं दोज आर रेगुलेटेड बाय लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। तो जो भी मॉर्टगेज ब्रोकर्स होंगे दोज विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइसेंस विच इज रिक्वायर्ड इन US which mandates the individual or firm must be licensed to carry out mortgage broking activities। मतलब जो भी इंडिविजुअल या फिर जो ब्रोकर है या फिर जो फर्म है जो मॉर्टगेज एडवाइस ऑफर कर रही है दैट शुड हैव द लाइसेंस फॉर ऑफरिंग द मॉर्टगेज ब्रोकिंग एक्टिविटीज गाइस। ठीक है, अगर एक बार अगर किसी इंडिविजुअल को जो है वो लाइसेंस मिल जाता है तो जो मॉर्टगेज ब्रोकर है दोज आर सब्जेक्ट टू सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द लाइसेंसिंग लॉज। वो जो भी लाइसेंसिंग लॉज हैं उनके जो भी प्रोविजंस रहेंगे उनको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा इस मॉर्टगेज ब्रोकर को, इंक्लूडिंग मैंडेटरी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड पेनल्टीज फॉर द नॉन कंप्लायंस। अब USA के अंदर पेनल्टीज भी रखी गई हैं कि भाई अगर आप लोगों ने हमारे रेगुलेशंस हमारे लॉज को फॉलो नहीं किया तो आपको जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। अब ये जो बेसिकली ये जो रेगुलेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं मॉर्टगेज एडवाइस के रिगार्डिंग, ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं इन द मॉर्टगेज एडवाइस सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रिटी को मेंटेन करती हैं इन द मॉर्टगेज लेंडिंग इंडस्ट्री गाइस। ठीक है, सो मॉर्टगेज के बेसिस के ऊपर जब लेंडिंग कर दी जाती है तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉर्टगेज लेंडिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको मेंटेन करने का काम किया जाता है इन रेगुलेशंस के द्वारा जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है USA और UK जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉर्टगेज एडवाइजेज के अंदर ही होम इंफॉर्मेशन पैक्स के बारे में गाइस। अब ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट, ये जो होम इंफॉर्मेशन पैक्स का कंसेप्ट है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन UK फ्रॉम 1 अगस्त 2007 गाइस। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, बट हालांकि इस कंसेप्ट को समझना जो है वो बहुत ही एडवाइजेबल माना जाता है बिकॉज हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर इस तरह का कंसेप्ट हम लोग जो है एक लिमिटेड बेसिस के ऊपर जो है ग्रेजुअली इंडिया के अंदर भी अप्लाई करें गाइस। अब होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन पैक का मतलब क्या है, तो होम इंफॉर्मेशन पैक्स आर रिक्वायर्ड
फॉर द सेल ऑफ 4 बेडरूम प्रॉपर्टीज एंड लार्जर, मतलब जो भी 4 बेडरूम प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं या फिर इससे बड़ी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं, उनको जब भी सेल आउट करना है तो यूके के अंदर जो है वो होम इंफॉर्मेशन पैक्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और ये स्टार्ट कब से हुआ? 1 अगस्त 2007 से गाइज। अब ये जो होम इंफॉर्मेशन पैक है, नाम से ही समझ आ रहा है कि मतलब एक ऐसा पैक जिसके अंदर घर के रिगार्डिंग, होम के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई घर की कंडीशन कैसी है, घर की फ्यूचर लाइफ कितनी बचती है, घर कब बनाया गया था, घर कितने, इस घर के जो टाइटल है उसके कितने ओनर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। जैसे सेल स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ टाइटल एंड एन एनर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट गाइज। अब जो सेलर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि भाई वो ये होम इंफॉर्मेशन जो ये पैक है इसको प्रॉम्प्टली प्रोवाइड करें, सो दैट किसी भी तरह के डिले को अवॉइड किया जा सके इन द सेलिंग प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर होम गाइस, जिसका ये होम इंफॉर्मेशन पैक जो है वो ऑफर या फिर प्रोवाइड किया जाएगा बायर को गाइस। अब जो बायर हैं वो यूज कर सकते हैं इन होम इंफॉर्मेशन पैक्स का टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। कि भाई ऐसा ना हो कि मान लो कि एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की लाइफ ही 2 साल रह गई है, ठीक है, तो अब उसको परचेज करना है या फिर नहीं करना है, अब ये पता कैसे चलेगा कि कितनी लाइफ उसकी रह गई है? इस होम इंफॉर्मेशन पैक के थ्रू ही पता चलेगा गाइस, ठीक है। सो इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग परचेजिंग अ प्रॉपर्टी लिए जा सकते हैं बाय द बायर बेस्ड ऑन दिस होम इंफॉर्मेशन पैक्स गाइस। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे होम कंडीशन रिपोर्ट, लीगल समरी, हाउस यूज और कंटेंट फॉर्म्स। सो दीज आर दी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो कि हम लोगों को इस होम इंफॉर्मेशन पैक के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, अलॉन्ग विद द सेल स्टेटमेंट, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस ऑफ टाइटल का मतलब है कि किसके नाम पे ये घर है और कौन इसको सेल आउट कर रहा है, तो यहीं से इन्फॉर्म हो जाएगा कस्टमर को या फिर बायर को कि भाई क्या जो इंडिविजुअल उसको घर सेल कर रहा है क्या वही उसका एक्चुअल ओनर है या फिर मल्टीपल ओनर तो नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को वहां पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ होम इंफॉर्मेशन पैक्स वर्क्स इन यूके गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। अब देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज आपके पास जो 100 रुपीज है, तो 10 साल के बाद आफ्टर 10 years वट विल बी द वैल्यू ऑफ दीज 100 रुपीज, या फिर अगर 10 साल बाद आप लोगों को 1000 रुपीज मिलने वाले हैं तो आज उनकी वैल्यू कितनी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी गाइज। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन फाइनेंस, जो ये बोलता है कि भाई जो मनी अवेलेबल है अभी, दैट इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। सो जो पैसा आपके पास अभी अवेलेबल है उसकी वर्थ ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द मनी दैट विल बी विद यू इन द फ्यूचर गाइज। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज मनी टुडे कैन अर्न द इंटरेस्ट, जो पैसा, जो फंड आपके पास आज है उसके ऊपर आप लोग जो है इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं या फिर रिटर्न जो है वो जनरेट हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एसेंशियली हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू अपॉर्चुनिटी टू अर्न द इंटरेस्ट। क्योंकि आज मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर कल जो है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, परसों 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मतलब अभी जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल बाद 12% हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद कोई ऐसी मार्केट चेंजेस आए जिस वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिक्रीज कर जाए, 8% पे आ जाए। सो मनी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है विद द चेंज इन टाइम पीरियड एंड द विद द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस। आफ्टर दैट, अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? बिकॉज इसके थ्रू हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है टू अर्न द इंटरेस्ट ऑन द मनी गाइस। सो मनी रिसीव्ड टुडे कैन बी इन्वेस्टेड एंड ग्रो ओवर द टाइम। जैसे मान लो आज आप लोगों को जो है वो 100 रुपीज मिले, अब आज इनको आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो 110 रुपए हो गए, ठीक है। पर ईयर जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो 110 पहले साल हो गए, फिर 110 के ऊपर जो है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो मतलब कंपाउंडिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है पैसे के अंदर, ठीक है। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना हमारे लिए जरूरी है अभी। अब अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, सो ओवर द टाइम द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन डिक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज एक कस्टमर ए है जो कि 100 रुपीज के अंदर 10 kg ऑफ जो 100 रुपीज के अंदर मान लेते हैं कि 3 kg ऑफ राइस जो है वो खरीद पा रहा है, या फिर 3 kg ऑफ व्हीट जो है वो खरीद पा रहा है। अब इन्हीं 100 रुपीज के अंदर जब वो सिर्फ
1 kg ऑफ राइस खरीद पाएगा, तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। सो वट यू बाय विद ₹100 टुडे माइट बी लेस इन द फ्यूचर। तो हो सकता है कल को इन्फ्लेशन बढ़े, परचेजिंग पावर कम हो जाए, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी कम हो गई, क्योंकि जो आज 100 रुपए में 3 kg वीट आ रहा था, कल को उसी 100 रुपए में सिर्फ 1 kg ऑफ वीट आ पाएगा। तो इसलिए वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हम लोगों को होती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब रिस्क के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो रिस्क ऑफ नॉट रिसीविंग मनी इन द फ्यूचर इंक्रीजेज विद द टाइम। अब हो सकता है कि भी आप लोगों को बोला जा रहा है कि भी 5 साल बाद जो है वो आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। अभी आप जो 100 रुपए डालो, 5 साल बाद 1500 रुपए मिल जाएंगे। तो हो सकता है 5 साल के बाद आप लोगों को वो पैसा ना मिले, मार्केट में कुछ क्रैश हो जाए, रिसेशन आ जाए। सो पीपल प्रेफर टू रिसीव मनी नाउ। अभी मतलब लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि अभी हमें पैसा मिल जाए, बिकॉज फ्यूचर पेमेंट के साथ जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है वो हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलता है, कि हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है जितना लगाया है उससे ज़्यादा मिल जाए, या फिर जितना लगाया है वो भी ना मिल पाए। ठीक है, तो इसीलिए एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। सो गाइस ये कंपाउंडिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। अब कंपाउंडिंग है क्या है? सो इट इज द प्रोसेस बाय विच the interest calculated on both initial principal, that is the original amount of money, and the accumulated interest from the previous period। मतलब कंपाउंडिंग हम लोगों को समझ आ रहा है कि भाई अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें, तो अगर जो पैसा, इफ यू इन्वेस्ट मनी टुडे यू विल इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। अगर आप लोग आज जो 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर लेंगे। ओवर द टाइम द इंटरेस्ट कंपाउंड, you will earn interest not only on your original investment but also on the interest that has already been added। मतलब अब 100 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 110 रुपए हो गया। अब जो नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपए के ऊपर लगेगा। तो मतलब कंपाउंडिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, बढ़ता जा रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो इंटरेस्ट लग ही रहा है, साथ में जो इंटरेस्ट पहले प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो कैलकुलेट किया गया, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आप लोगों को मिल रहा है। मतलब कंपाउंडिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है पैसा हम लोगों को यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज डिस्काउंटिंग गाइस। अब हालांकि देखिए हम लोगों ने देखा कि जो कंपाउंडिंग है वो हम लोगों को अलाउ कर रहा है टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सम ऑफ मनी। मतलब अगर आज हमारे पास 100 रुपीज हैं, तो 3 साल के बाद हमारे पास कितने रुपीज हो जाएंगे, इसको कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है कंपाउंडिंग। जबकि जो डिस्काउंटिंग है, ये हम लोगों को इसका जो ऑपरेशन है वो रिवर्स ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है। ये कैलकुलेट करता है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी, फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज कितनी वैल्यू है। मान लो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई 10 साल के बाद आफ्टर 10 years यू विल बी रिसीविंग 1 लाख रुपीज, आपको 1 लाख रुपीज मिलेंगे 10 साल के बाद। तो आज उस 1 लाख की कितनी वैल्यू है, इसको कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग। एसेंशियली जो डिस्काउंटिंग है, इट इज यूज टू डिटरमाइन हाउ मच फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ इन टूडेज टर्म गाइज। सो आई होप ये कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग आप लोगों को क्लियर है अभी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग और मंथली कंपाउंडिंग के बारे में गाइज। अब एनुअल कंपाउंडिंग क्या है? एनुअल कंपाउंडिंग के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट और ऐड किया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर वंस इन अ ईयर, साल में एक बार जो है वो ऐड किया जाएगा। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जहां पे जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड 4 times पर ईयर। जो यहाँ पे साल में एक बार कैलकुलेट हो रहा था वो 4 बार कैलकुलेट हो रहा है अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग के केस में। नेक्स्ट इज मंथली कंपाउंडिंग। मंथली कंपाउंडिंग के केस में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 12 times पर ईयर। मतलब हर महीने जो है वो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है इन केस ऑफ मंथली कंपाउंडिंग गाइस। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखने का कंसेप्ट भाई। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रूल ऑफ 72 के बारे में, रूल ऑफ 115 के बारे में एंड रूल ऑफ 144 के बारे में। अब रूल ऑफ 72 हम लोगों को क्या बताता है? डबलिंग टाइम के बारे में बताता है। मतलब आप लोग रूल ऑफ 72 की हेल्प से एस्टिमेट कर पाते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, या फिर फॉर अ डेट टू डबल, जो डेट है उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट। मतलब जो भी आप लोगों का डेट है वो डबल कितने टाइम में हो जाएगा, या फिर जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगी, इसको कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 72 गाइस। अब यहाँ पे एक फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ 115 गाइस। रूल ऑफ 115 के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो हमारी डेट है वो कितने टाइम में जो है ट्रिपल हो जाएगी अपनी वैल्यू की, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रूल ऑफ 144।
जिसके थ्रू हम लोग ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के अंदर अपनी वैल्यू के 4 गुना जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके कितने टाइम में डबल होना है, कितने टाइम में वो 3 गुना हो जाएगी और कितने टाइम में वो 4 गुना हो जाएगी, इसको कैलकुलेट या फिर एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 115 एंड रूल ऑफ 144 गाइस। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। अब देखिए गाइस, फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब अगर आज आप लोगों के पास 100 रुपीज है तो 10 साल के बाद आप लोगों के पास जो कितना पैसा होगा, ठीक है, ये हम लोग जो है कैलकुलेट कर पाते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू आफ्टर इट हैज बीन इन्वेस्टेड और ग्रोन ओवर अ टाइम एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो 100 रुपीज है इसके ऊपर अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10 साल के बाद आप लोगों के पास कितना पैसा होगा अगर आप लोग हर महीने या फिर हर साल जो है 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू गाइज। अब क्या फॉर्मूला हम लोगों को देखने के लिए मिलता है? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁴ जहां पे फ्यूचर एफ वी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी जो कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लेंड कर रहे हैं। आर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। इसको हम लोग जो है यहाँ पे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5% को लिखा जाएगा 0.05 गाइज। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा? 1 + r⁻n है, तो एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पीरियड, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए जो मनी है उसको इन्वेस्ट या फिर बोरो किया जा रहा है गाइस, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ पीरियड्स, दैट इज एन से इसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज के बारे में। अब देखिए एन्युटीज होती क्या है? सो एन्युटीज रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट, एक फिक्स्ड पेमेंट की सीरीज है जो कि रिसीव की जाती है या फिर की मेड, मतलब जो कि पे की जाती है या फिर रिसीव की जाती है एट रेगुलर इंटरवल ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम गाइस। अब या तो ये पेमेंट जो है वो इनिशियल फेज के अंदर, किसी भी पीरियड के इनिशियल बिगिनिंग के अंदर जो है वो की जा सकती है, या फिर एंड ऑफ ईच पीरियड में जो है वो इन पेमेंट्स को किया जा सकता है। और ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ही हैविली इंपैक्ट करती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज को गाइस। तो सिंपल भाषा में आप लोगों ने समझ लेना है कि भी एन्युटी क्या होती है? जो सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट आप लोगों ने करनी है, या तो आप बिगिनिंग में करेंगे, जैसे मान लो आप लोग जो है वो ईएमआई पे कर रहे हैं। अब ईएमआई आप तो या तो एक मंथ के स्टार्टिंग में पे कर लेंगे, या फिर एक ईएमआई जो है वो आप लोग एक मंथ के एंड में पे करते हैं। तो जो नंबर ऑफ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट की जा रही है उन्हीं को एन्युटी बोला जा रहा है गाइस। अब एन्युटीज आर यूज्ड इन मेनी फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग रिटायरमेंट प्लानिंग, मॉर्टगेजेस एंड लोन्स गाइस। तो यहाँ पे ईएमआई मैंने लोन का ही एग्जांपल आप लोगों को दिया। अब टाइप्स ऑफ एन्युटी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दो तरह की मेनली हम लोगों को जो एन्युटीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि भाई किस तरह से जो है वो पेमेंट की जा रही है, उसी के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ऑर्डिनरी एन्युटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एन्युटी इन एरियर्स, जहां पे जो पेमेंट की जाती है वो की जाती है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड गाइज। अब ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एन्युटी है जो कि मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में यूज होती है, जहां पे पीरियड के एंड में जो है पेमेंट की जाती है, जैसे मॉर्टगेज पेमेंट या फिर लोन्स। नेक्स्ट इज एन्युटी ड्यू। ड्यू नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई इट इन्वॉल्व्स पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड गाइज। अब एन्युटी ड्यू जो है यूजुअली रिजल्ट इन हायर फ्यूचर वैल्यू देन द ऑर्डिनरी एन्युटी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसके अंदर हम लोग एक पीरियड के एंड में, जैसे मान लो मंथली अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लो कि मंथ के एंड में अगर पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो 31 मार्च को पेमेंट हो जाएगी। अगर हम लोग एन्युटी ड्यू का केस लगे लेके चलें तो मतलब 1 मार्च को पेमेंट होनी है। अब ये जो हमारी एन्युटी ड्यू की वैल्यू रहती है ये हम लोगों को हायर देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो अर्न करती है इंटरेस्ट फॉर द एंटायर पीरियड। अब जो पहली पेमेंट की जा रही है वो पूरे मार्च मंथ के लिए जो इंटरेस्ट है उसको अर्न कर लेगी, जबकि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर जो फर्स्ट पेमेंट है वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट अर्न नहीं करती, क्योंकि 31 मार्च को पेमेंट की जा रही है। तो आप लोग जो है वो मार्च मंथ के लिए जो इंटरेस्ट है उसको अर्न नहीं कर पाते इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी गाइस। आई होप ये टाइप्स ऑफ एन्युटी आप लोगों को क्लियर है भाई। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, या फिर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड कंपाउंडेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टर्म गाइस। सो ऑर्डिनरी जो एन्युटी है उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एंड ऑफ द पीरियड जो पेमेंट की जाती है, तो द फॉर्मूला जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज स्पेशली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम लोगों को कितना पैसा जो फ्यूचर में
हमारे पास जो कितना पैसा आएगा अगर हम लोग रेगुलरली एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं एट अ स्पेसिफिक रेट, या फिर हाउ मच विल यू विल ओ इन टोटल व्हेन रीपेइंग द लोन। तो मतलब ये जो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, इसके थ्रू हम लोग ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि हम लोगों के पास कितना पैसा जो है वो आ जाएगा अगर हम लोग हर महीने एक स्पेसिफाइड अमाउंट को जो है वो, या फिर एक हर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं गाइज, या फिर कितना अमाउंट हम लोग ओ करेंगे अगर हम लोग जो है वो रीपे करना चाहते हैं लोन को गाइज। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो f इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आई। अब f क्या है यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दैट इज द अमाउंट अकोमोडेटेड आफ्टर अ सीरीज ऑफ पेमेंट। a क्या हो जाएगा अभी, एन्युटी दैट इज जो फिक्स पेमेंट हर पीरियड में की जा रही है। आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, जिसको हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे 5% को कितना लिखेंगे 0.05 लिख लेंगे। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल नंबर ऑफ जो पेमेंट्स की जा रही है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे गाइस। सो दिस इज हाउ फॉर्मूला के अंदर हम लोगों को जो है वो सिंपली वैल्यूज को पुट ऑन करना रहेगा एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी गाइस। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के बारे में। अब एन्युटी ड्यू के कंसेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि भाई बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में जो है पेमेंट की जाएगी, तो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज हायर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हर एक पेमेंट एन्युटी ड्यू के केस में की जा रही है वो इंटरेस्ट अर्न कर रही है एक एडिशनल पीरियड के लिए गाइज। अब अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो एफ वी ड्यू दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू विल बी इक्वल टू ए इंटू वन प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आई इंटू वन प्लस आई गाइज। अब यहाँ पे एफ वी नॉट क्या हो जाए, एफ वी नॉट क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ए क्या हो जाएगा, पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। इसी तरह से हमारा जो एन हो जाएगा दैट विल बी नंबर ऑफ पीरियड्स गाइस। सो ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए भी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के लिए भी गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी यूजिंग द कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी गाइस। अब इसको हम लोग सीवीए फैक्टर भी बोल देते हैं। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, जिसको हम लोग सीवीए फैक्टर बोल रहे हैं। अब ये एक क्विक मेथड है टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट दैट इज एन्युटीज, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू मल्टीप्लाई द पेमेंट अमाउंट बाय द एप्रोप्रिएट सीवी फैक्टर फॉर द गिवन इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम पीरियड गाइस। सो यहाँ पे हम लोग जब भी इस मेथड का यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पेमेंट अमाउंट है उसको रिस्पेक्टिव एप्रोप्रिएट सीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट एंड अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एफ बी इज इक्वल टू ए इंटू सी वी ए। एफ बी क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ए क्या है, एन्युटी दैट इज द फिक्स्ड पेमेंट जो की जा रही है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और सी वी ए क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी ऑफ ₹1। अभी इसको बताता हूँ कि सीवीए है क्या है। अब ये जो सीवीए है इसको एक प्री कैलकुलेटेड फैक्टर ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए गाइस। अब हम लोग बात करते हैं सीवीए के बारे में, जो अभी मैंने बताया। तो देखिए सीवीए क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मनी को, कि भाई एक सिंगल रुपी जो है वो ग्रो कर जाएगा आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर एक रुपए को जो है वो इन्वेस्ट किया जाए एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो कितना वो अमाउंट जो है वो ग्रो कर जाएगा, इसको बताया जाता है सीवीए फैक्टर के थ्रू गाइस। अब जो कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ पीरियड। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, सीवीए फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। आई क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड गाइस। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों ने सीवीए को कैलकुलेट करना है और फिर इस सीवीए को कैलकुलेट करके फ्यूचर वैल्यू को आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इट इज द करंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि 1 लाख रुपीस अगर आप लोगों को मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनकी आज कितनी वैल्यू है उसको निकालते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू। तो इट इज द करंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी दैट यू विल रिसीव और पे इन फ्यूचर डिस्काउंटेड बाय द इंटरेस्ट रेट ओवर द टाइम। इन अदर वर्ड्स जो प्रेजेंट वैल्यू है इट इज सिंपली द रिवर्स ऑफ फ्यूचर वैल्यू, जहां पे जो फ्यूचर वैल्यू है कैलकुलेट करती है कि भाई हाउ मच अ प्रेजेंट सम ऑफ मनी विल ग्रो इन फ्यूचर विद पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द टाइम। जबकि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है ये कैलकुलेट करती है कि हाउ मच ऑफ फ्यूचर सम इज वर्थ टुडे। मतलब जो 1 लाख रुपया फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज कितनी वैल्यू, ये निकालते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू गाइज। अब प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन।
पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, एफवी इज फ्यूचर वैल्यू, आर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड जिसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स के थ्रू जो है एन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है गाइस। आफ्टर दैट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन यूजिंग अ टेबल के बारे में। तो देखिए जैसे वहां पे सीवीए फैक्टर था वैसे ही यहाँ पे पीवीएफ फैक्टर है। सो दीज आर प्री कैलकुलेटेड फैक्टर्स जो कि यूज किए जाते हैं टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी। अब हम लोग रेदर देन कि हम लोग फुल डिस्काउंटिंग फॉर्मूला को यूज करें हर बार अपनी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को बाय द अप्रोप्रिएट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर अ गिवन इंटरेस्ट रेट एंड पीरियड गाइस। तो जैसा हम लोगों ने सीवीए के केस में देखा था वैसे ही यहाँ पे पीवीएफ के केस में हम लोग जो है वो इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करते हैं पीवीएफ को, और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ। अब ये पीवीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन, जहां पे आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स गाइस। तो इस तरह से पीवीएफ निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल पाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को निकाल पाएंगे यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गाइस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से अक्टूबर 2023 के अंदर जो था वो फ्रेम किया गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, 1 लाख रुपीज, 1.25 लाख, 1.5 लाख या फिर 2 लाख रुपीज गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.5 लाख की जो मैक्सिमम लिमिट है वो रखी गई है फॉर क्लेमिंग अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या है, द इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज द शॉर्टेस्ट मैंडेटरी लॉक इन पीरियड। सो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से अक्टूबर 2024 साइकिल में फ्रेम किया गया था। सो मिनिमम जो हम लोगों को लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलता है वो किसका मिलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स का हम लोगों को जो है वो मिनिमम लॉक इन पीरियड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है गाइस। कितना है वो, 3 साल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Miss Pooja wants to have a 1,50,000 after 5 years. If she can invest her money at an annual rate of interest 10% approximately, तो how much she should invest today? मतलब आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन गाइस। यही हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन गाइस। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए उसको, फ्यूचर में 1,50,000 चाहिए भी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू यही बोली गई है यहाँ पे, कितने टाइम में, 1 प्लस आर, आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 0.01 हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। रेज टू दी पावर एन कितने टाइम में चाहिए, रेज टू दी पावर 5 कर लेंगे। तो जब आप लोग जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनली यू विल बी गेटिंग द आंसर विच विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 93,167 रुपीज जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तभी वो जो है वो कितने हो जाएंगे 5 साल बाद, 1,50,000 हो जाएंगे, अगर 10% का जो रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया जाता है गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर public provident fund guys. So what should be the right answer here, the right answer will be option number B, that is unit linked insurance plan. So जो ULIP होता है, it is a combination of insurance and investment guys, which is a eligible investment under section 80C guys. Moving ahead, next question is, the overall deduction limit of 1.5 lakh under sections 80C is available to only individual taxpayers, only Hindu undivided families, both individual taxpayers and Hindu undivided families, या फिर only companies and firm guys. So what should be the right answer here, the right answer will be option number C, कि भाई जो टैक्स पेयर और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, इन दोनों ही इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स रहते हैं और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज रहती हैं, दोनों के लिए जो है वो डिडक्शन अलाउ की गई है अंडर सेक्शन 80C गाइस। तो ये हम लोगों ने जो था वो इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को
विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोग कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को JIB कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग जो है वो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप लोग चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट को जो है वो असेस कर पाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई सिंगल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो आप लोग सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जहां से आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज गाइज, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।